एक क्वेश्चन आया था कि 1951 में नई दिल्ली में आयोजित, मतलब भारत में ही एशियाई गेम्स हुए थे, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा था और भारत ने कितने पदक गोल्ड मेडल जीते थे। तो भारत ने 15 गोल्ड मेडल वाला क्वेश्चन आया था, गोल्ड मेडल कितने जीते थे। तो भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे 1951 के एशियाई खेलों में, भारत में हुआ था नई दिल्ली में। तो और इसमें भारत का कौन सा स्थान था, तो भारत का सेकंड स्थान था। कौन सा था? सेकंड स्थान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। अब आपको मालूम होगा कि आईपीसी ख़त्म कर दी गई है। आईपीसी 1860 थी, इंडियन पीनल कोड 1860, ये ख़त्म कर दी है। इसकी ये पे क्या है 2023 में बीएनएस तो इसको लागू किया गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो किसके स्थान पर ये बीएनएस आई है, तो आईपीसी 1860 के स्थान पर आई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है झुंपा लाहिड़ी। ये झुंपा लाहिड़ी है। झुंपा लाहिड़ी को द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक का नाम है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार का क्वेश्चन है। ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी। तो पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो ये 2000 ईस्वी में मिला था। झुंपा लाहिड़ी को पुलित्जर पुरस्कार द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लिए मिला था। पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1978 के आसपास भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो 1978 के आसपास यानी 1978 में कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का अगर नारा पूछ ले, इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था, इंदिरा गांधी जी ने, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना था गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ नारा था, हटाओ। और इसमें आगे मैंने ऐड कर दिया है कि उसके बाद किस योजना को लागू किया गया। उसके बाद 2 साल के लिए 1978 से 1980 के बीच अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान के नाम से योजना लाए थे जनता सरकार द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ जाइए, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पंचवर्षीय योजना के। उस दिन 18 की फर्स्ट शिफ्ट में तो साथियों कम से कम 5 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना के आए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छान नृत्य या छऊ नृत्य। ये छान नृत्य या छऊ नृत्य भारत के किन राज्यों से संबंधित है और इनके 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो छऊ नृत्य है ये कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है और उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा क्या आता है? झारखंड आता है। अगर छऊ नृत्य ज़्यादा फेमस है तो कहाँ पर है? झारखंड में फेमस है, और होता पश्चिम बंगाल उड़ीसा में भी है। लेकिन इसके 3 प्रमुख और जो प्रकार पूछे हैं ये क्या है? सरायकेला, पुरुलिया और क्या है? मयूरभंज छऊ। ये क्या है? इसके प्रकार हैं छऊ नृत्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान केंद्रीय दूरसंचार कैबिनेट मंत्री और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा था, बताने वाले क्लियर नहीं बता पाया कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री पूछा था या संचार मंत्रालय राज्य मंत्री पूछा था। तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? चंद्रशेखर पेम्मासानी। क्या है? चंद्रशेखर पेम्मासानी। तो जो भी वर्तमान में जो केंद्र के ज़्यादातर क्योंकि केंद्र की भर्ती है दिल्ली पुलिस, तो केंद्र से संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं उनको सभी को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जुलाई 2025 में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 22वें गोवा के राज्यपाल बने हैं तो जुलाई 2025 में। तो क्या नाम है उनका, किसको नियुक्त किया गया है? तो पूसापति अशोक, गजपति राजू। तो साथियों ये क्या है? एक ही नाम है,
लग रहे होंगे तीन चार नाम है, पर ऐसा नहीं है। 3-4 राज्यपाल थोड़ी बनते हैं एक राज्य के, एक ही राज्यपाल बनते हैं, या कई राज्यों के 1-2 राज्य 3-4 राज्य 1-2 राज्यों के एक ही राज्यपाल बनता है। तो पूषापति अशोक गजपति राजू ये क्या है 22वें राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद, संविधान का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। संविधान संशोधन अधिनियम के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 14A को जोड़ा गया और यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। क्वेश्चन आया था कि 14A को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो ये 14A को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो क्या है ये? ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण है ये। और अगर आपसे आगे किसी शिफ्ट में अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद किससे, तो अनुच्छेद है ये 323A और 323B। 323A और 323B जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के साथियों क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4-5 किसी में 4-5 आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में 2-3 आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष कितने स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है। तो साथियों ये योजना है कि 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए या 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए क्या है, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष क्या है उनके इलाज के लिए सरकार देगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलते हैं 70 वर्ष का कोई भी महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग, उनके लिए। आगे क्वेश्चन है कि लावड़ी और मोहिनी अट्टम क्रम से किस राज्य और नृत्य शैली से संबंधित है। तो लावड़ी किसका है, लावड़ी नृत्य है महाराष्ट्र का, लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का है। और मोहिनी अट्टम किसका, केरल का। तो लावड़ी नृत्य है, लोक नृत्य है, और जो मोहिनी अट्टम क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ये नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य को भी देख जाइए एक बार, नृत्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया तथा इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 वो किसके लिए मिला है, ये जर्मनी की है, जेनी एयरपेनबेक कहाँ की, जर्मनी की। और जो उपन्यास है क्या है, केरोस उपन्यास है। और भारत की बात करें 2022 में भारत की 2022 में गीतांजलि श्री को पहली जो हिंदी लेखिका हैं इनके लिए ये पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई 2010 के एशियाई खेल क्या था, ग्यानजू चीन में हुआ था। ये में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा और भारत ने कुल कितने पदक जीते। जो 2010 का एशियाई खेल हुए थे वो ग्यानजू चीन में हुए थे, तो भारत का इसमें प्रदर्शन कैसा था और भारत को कुल कितने पदक मिले। तो भारत को कुल पदक मिले थे वो 65 कुल पदक मिले थे और 14 स्वर्ण पदक, 17 रजत और 34 कांस्य पदक। तो साथियों एशियाई जो खेलों से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका देखो कोई डेट है, कोई हिसाब नहीं। 2010 का बताओ, अभी क्या 1951 का पूछा था। चलो वो तो दिल्ली में भारत में हुआ था इसलिए कोई नहीं पूछ लिया, पर इसका क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई को बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर सीधी भर्ती या नियुक्ति मुख्य रूप से किन संस्थाओं द्वारा की जाती है। तो देखो एएसआई, अगर एएसआई स्टेट की है तो राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड कराएगा। अगर एएसआई की भर्ती अगर स्टेट में हो रही है तो राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड कराएगा। अगर ये केंद्र में हो रही है तो एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग कराएगा, जैसे दिल्ली की बात हो तो। ठीक है, दिल्ली में एसएससी के द्वारा होती है ना जितनी भर्ती है, अभी जो हो रही है कांस्टेबल की ये भी एसएससी के द्वारा हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इतिहास का कि खानवा का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया था और इसका अंतिम परिणाम क्या था। तो
तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था ये 1527 में बाबर और राणा सागा के बीच लड़ा गया था, जिसमें क्या बाबर की जीत हुई थी। तो बाबर के मैं आपके लिए 4 युद्ध बताऊं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पानीपत का युद्ध, पानी पिया खाना खाया, खाना खाया से क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध, पानी पिया खाना खाया, और चल दिया से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानी पिया खाना खाया, चल दिया घर। तो ये घाघरा का युद्ध, घाघरा के 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में क्या है, बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध, पानी पिया खाना खाया, चल दिया घर और मर गया। चलिए, तो ये ट्रिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चरित्र। हरिश्चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है और यह पुस्तक मुख्य रूप से किसके जीवन और शासनकाल से संबंधित है। तो हरिश्चरित्र के पुस्तक के लेखक आपको मालूम होगा बाणभट्ट है। कौन है, बाणभट्ट हरिश्चरित्र के पुस्तक के लेखक, और ये राजा हर्षवर्धन के जीवन काल से संबंधित है हरिश्चरित्र। और राजा हर्षवर्धन की क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर कि हर्षवर्धन की राजधानी पहली कौन सी थी। तो पहली थी थानेश्वर, क्या थी, पहली थानेश्वर थी, और दूसरी पूछ लेता है, दूसरी थी कन्नौज। ये 2 राजधानी थी, तो इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थानेश्वर और कन्नौज। चलिए, तो थानेश्वर पहली राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई दूरसंचार नीति 1999 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। तो भारत में नई दूरसंचार नीति जो 1999 में आई थी, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास। उपन्यास क्या है, बटुक के लेखक कौन है, इसे वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। तो बुटुक पुरस्कार, जो बुटुक उपन्यास है, बुटुक उपन्यास के लेखक हैं गीता नागभूषण। कौन है, गीता नागभूषण। और मनोरंजन व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए क्या है, इन्हें चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना, अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था ना आपके लिए, 1978 से 1980 2 साल के लिए ये अनवरत योजना रोलिंग प्लान सिस्टम कब शुरू किया गया और इसे लागू करने का मुख्य कारण क्या था। तो शुरू तो ये 1978-1980 के बीच 2 साल के लिए चला था, तो लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य कारण क्या था, नियोजन में लचीलापन लाने और राजनीतिक परिवर्तन के कारण ये क्या था, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और यह किन नदियों के संगम द्वारा निर्मित हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन का डेल्टा। क्या है, सुंदरबन का डेल्टा, और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के संगम यानी कि मिलन से बना है ब्रह्मपुत्र, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय युवा सांसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की गई है। तो ये कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए एक विशिष्ट योजना बनाई गई है भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और संचालित राष्ट्रीय युवा सांसद योजना के अंतर्गत। तो क्या है इस योजना का नाम, बाल संसद। क्या नाम है, बाल संसद योजना का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर के साथ ही क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 2010 के, ये पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित हैं, ये बता दिया मैंने पहले क्वेश्चन, नई दिल्ली भारत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरंदाजी फ्लोचिंग क्या होती है। तो तीरंदाजी फ्लोचिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन आया था। तो तीर के पिछले हिस्से पर लगे पंख या प्लास्टिक के पंख को क्या कहते हैं, तीरंदाजी फ्लोचिंग कहते हैं। जो तीर के पिछले हिस्से पर पंख लगे होते हैं, प्लास्टिक के पंख, उनके लिए फ्लोचिंग कहा जाता है। क्या, फ्लोचिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना था। तो हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना था, मेजर ध्यानचंद को। और 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन
वो खेल से संबंधित जो इनका पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार वो बांटे जाते हैं 29 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? इंटरनेट कनेक्शन की स्थिरता और बैंडविड्थ है, जिसके बाद ऑडियो और वीडियो हार्डवेयर, कैमरा, माइक्रोफोन, प्रोसेसर, रैम और पर्याप्त लाइटिंग। इसके द्वारा क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता। यानी कि आप जानते होंगे जब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या वीडियो बनाते हैं उसमें क्या गुणवत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अल्पाधिकार बाजार? तो अल्पाधिकार बाजार से नहीं है। क्वेश्चन क्या था? नहीं है, इसमें नहीं है, तो मैं विशेषता लेकर आया हूँ। अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषता कुछ बड़े विक्रेताओं का प्रभुत्व और परस्पर निर्भरता, जहाँ हर फर्म को अपने प्रतिस्पर्धियों के फैसलों पर ध्यान देना होता है, साथ ही प्रवेश में बाधाएं, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा और उत्पादक विभेदीकरण। ये क्या है? इनमें से ऑप्शन आए थे और इनमें से एक जो अलग था वही इसका आंसर था, इसमें नहीं पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किसने किया और इसका मुख्य रूप से किसके लिए है? तो निर्मला सीतारमण ने ये चालू किया था और ये किसके लिए योजना आई थी? सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमी के लिए, मतलब जो छोटे छोटे अपने निवेश शुरू करते हैं ना उनके लिए थी ये म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। फरवरी 2025 का करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार भारत के लोकपाल के न्यायिक संसद के न्यायिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया ऋतुराज अवस्थी। किन किन को नियुक्त किया? ऋतुराज अवस्थी और लिंगप्पा नारायण स्वामी और संजय यादव, इनके लिए क्या नियुक्त किया गया। तो साथियों, नए जो भी साथी हैं सब्सक्राइब कर लें और जो भी जिनका भी पेपर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो इतिहास का क्वेश्चन है कि तराइन का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का युद्ध आपको मालूम हुआ कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें क्या पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और दूसरा भी युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध पूछ सकता है आपसे आगे किसी भी पेपर में। तो दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ था, इन्हीं के बीच हुआ था, लेकिन उसमें क्या है मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ये पृथ्वीराज चौहान क्या है विलासिता में डूब गया था और इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं आज के ज़माने में, तो वो हो गया था, तो बाजी मार ले गया मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल से संबंधित, आपको मालूम होगा खेल से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो खेल से संबंधित यही क्वेश्चन है कि पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। और हॉकी आपको मालूम होगा पाकिस्तान और अपने भारत इंडिया का क्या है राष्ट्रीय खेल है हॉकी। चलिए तो हॉकी से संबंधित है पेनल्टी कॉर्नर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कबड्डी के 2 क्वेश्चन आए थे और ये मैं आज सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी कि दोनों शिफ्टों का एनालिसिस एक साथ कराऊंगा एक ही वीडियो में, थर्ड और सेकंड का। तो अभी ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम के मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो भाई खेलते तो 7 खिलाड़ी हैं, पर हालांकि कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, 5 क्या है रिजर्व रहते हैं, 5 खिलाड़ी क्या है रिजर्व रहते हैं। तो प्रत्येक टीम के 7 खिलाड़ी क्या है एक समय में मैदान पर खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबड्डी का ये क्वेश्चन था 7 खिलाड़ी खेलते हैं खेल में।
एक समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कबड्डी का ही था कि निम्नलिखित में से कबड्डी का पिता यानी कबड्डी खेल के पितामह किसे कहा जाता है। तो कबड्डी खेल के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरजीत बराड़ बाजा खाना। हरजीत बराड़ बाजा खाना को क्या है, कबड्डी का पिता या कबड्डी के पिता मह के नाम से जाना जाता है, हरजीत बराड़ बाजा खाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन कबड्डी के आए थे। अब एक क्वेश्चन आ गया पुस्तक से संबंधित। पुस्तक से संबंधित था एक होर अश्वत्थामा। क्या है ये, एक जॉब आपकी जो हमारा चैनल है उसी पर है। एक होर अश्वत्थामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो एक होर अश्वत्थामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, ये डोगरी भाषा में लिखी गई। डोगरी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक, जिसके लेखक कौन है, दिवंगत चमन अरोड़ा। कौन है, चमन अरोड़ा, दिवंगत चमन अरोड़ा। लेकिन सिर्फ डोगरी पूछा था, भाषा पूछा था, लेखक फेखक कुछ नहीं पूछा था। तो आप लेखक याद कर लो, कहीं शिफ्ट में आ जाए, दिवंगत चमन अरोड़ा। इन्हें इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसीलिए फेमस है। कब मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, एलोरा। इतिहास का ये दूसरा क्वेश्चन है कि एलोरा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश और किस शासक द्वारा बनवाया गया। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और कृष्ण प्रथम किस राजवंश से था, राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था कृष्ण फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का है। संविधान का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब उसमें आर्टिकल दे रखे थे ऑप्शन करके, जैसे 19, 20, 21, 22 ऐसे आर्टिकल दे रखे थे। इसमें से पूछा था कि कौन से 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जाते। तो वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। भाई अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे ही राष्ट्रीय आपातकाल हैं कि इनको क्या है, अनुच्छेद ऐसे हैं कि इन्हें राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं, जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। तो अनिल कुमार लाहोटी की का है ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया था 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य यानी कि सांसद बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन आया था। अब आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो आपको मालूम होगा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। 25 वर्ष क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है। नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। तो लोकसभा का जो क्या सदस्य बन जाएगा यानी सांसद बन जाएगा, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, हैं यानी कि राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए या राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 30 साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेन देन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय का प्रयोग किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है। तो जैसे ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो बताते हैं ना कि अपना OTP मत दो किसी को, क्या मत दो, OTP अपना किसी को शेयर
मत करो। तो OTP शेयर मत करो, OTP की फुल फॉर्म दे रखी थी वन टाइम पासवर्ड। क्या दे रखा था? OTP की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड दे रखा था। तो यही क्या है, मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय के लिए उपयोग किया जाता है OTP को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा कि 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कौन सी मुख्य व्यापार रणनीति अपनाई थी? तो जब 1950 से 1960 के दौरान क्या है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, तो वो पूछिए मुख्य व्यापार रणनीति कौन सी अपनाई थी? तो उसका नाम था आयात, प्रतिस्थापन और अंतर्मुखी नीति। ये थी आयात, प्रतिस्थापन और अंतर्मुखी नीति अपनाई थी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन का नाम क्या है? अमृत सरोवर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमृत सरोवर मिशन का मुख्य उद्देश्य है समुद्री जल को पीने योग्य बनाना। तो भारत सरकार ने शुरू किया है ये अमृत सरोवर मिशन। तो इसका उद्देश्य पूछा था, तो इसका उद्देश्य है कि समुद्री जल को क्या है, पीने योग्य बनाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या है और इनमें कौन कौन सी सूचियाँ शामिल हैं? तो 7वीं अनुसूची में हमारे में क्या है, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है राज्यसभा यानी कि शक्तियों का बंटवारा। क्या है? शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका क्या है, बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा यानी कि शक्तियों का विभाजन, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। और राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में क्या है? समवर्ती सूची में दोनों बना सकती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन मैं जो राज्यसभा कह रहा हूँ, राज्यसभा भी बना सकती है राज्य सूची पर। ये एक स्पेशल आर्टिकल दिया हुआ है, उस आर्टिकल को मुझे बताना कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, किस आर्टिकल में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह देश का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स समूह देश के मतलब 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें पूछा था कि ब्रिक्स में कौन शामिल नहीं है। तो ब्रिक्स में कौन शामिल नहीं है? तो देखो ब्रिक्स से क्या बनता है, बी से क्या बन जाता है, ब्राज़ील बन जाता है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से क्या है, इंडिया अपना भारत, सी से चाइना, एस से क्या है, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका सबसे बाद में ऐड हुआ था, पहले ब्रिक था ये। तो इसमें जापान ऑप्शन दे रखा था, तो जापान क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान ब्रिक्स में नहीं है और बाकी इनमें से दे रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? 19वें एशियाई खेल हुए थे हांगझू में हुए थे। और कब हुए थे 19वें एशियाई खेल? 2023 में। और भारत का कुल पदक प्रदर्शन और पदक तालिका में रैंक क्या था? तो जो 19वें एशियाई खेल हुए थे उसमें क्या है, भारत को कुल कितने पदक मिले थे? 107 पदक मिले थे, 107 पदक जीते थे और चौथी रैंक थी। और गोल्ड मेडल कितने जीते थे? 28 जीते थे और 38 रजत पदक और 41 क्या है, कांस्य पदक जीते थे। तो एशियाई खेलों से और ओलंपिक खेलों से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जितने भी है, पुराने से पुराना भी आ रहा, नए से नया भी आ रहा, उनको देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चौसा का युद्ध किस वर्ष और किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों इसमें मिक्स क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में
1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कौन सा आर्थिक मॉडल लागू किया गया? मतलब 1991 में नई आर्थिक नीति लाए थे, तो उसके अंतर्गत कौन सा आर्थिक मॉडल लागू किया गया था? उसका नाम था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगर इन तीनों को मिलाकर क्या बताया था मॉडल का नाम? एलपीजी मॉडल। क्या नाम था? एलपीजी मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मॉडल उसमें ऑप्शन में ऐसे ही दिया था, एलपीजी मॉडल, करेक्ट आंसर। चलिए संविधान का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का पद और इसके कार्य प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ से प्रेरित है या किस अधिनियम से अपनाई गई है? तो साथियों ये मतलब इन 3 क्वेश्चन बताए थे, तीनों में लिख कर ले आया हूँ, ठीक है। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा। तो देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये कहाँ से लिया गया है? कैग भारत शासन अधिनियम 1935। मतलब ये किसी देश से नहीं लिया गया, हमारे जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसी से कैग को लिया गया है। और अगर पूछ ले कैग कौन से आर्टिकल में? भाई कैग किस में? अनुच्छेद 148 में कैग। और महान्यायवादी किस में? महान्यायवादी 76 में, ठीक है। तो कैग अनुच्छेद 148। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एशिया स्तर किस भारतीय महिला ने मोटर स्पोर्ट्स श्रेणी में विशेष रूप से रैली रेसिंग में पहला एशिया स्तर का स्वर्ण पदक जीता? तो मतलब कौन है जो भारतीय महिला हैं मोटर स्पोर्ट्स श्रेणी में विशेष रूप से रैली रेसिंग में पहला एशिया स्तर का स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है? भारत की हमारी कर्नाटक की यानी बेंगलुरु की कौन है? ऐश्वर्या पीसे। कौन है? ऐश्वर्या पीसे हैं, भारत की है। ये पहला एशिया स्तर पर गोल्ड मेडल भारत किसी महिला ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्योहार से संबंधित क्वेश्चन है कि ओणम का प्रमुख त्योहार भारत के किस राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम किस में? केरल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो भाई 13 ताली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। किससे? राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद या शंका का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो या कोई भी शंका हो, वो सब भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या है? उसका निपटारा होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए पहले एक मोटी नज़र में थोड़ा सा बता दूं कि देखो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आ रहा है, करंट अफेयर CA मतलब सबसे ज़्यादा है, लेकिन करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं दे रहा कि स्पेशली 2025 का हो, तो 2022 से 2025 के बीच पूछा जा रहा है। और मोदी जी की यात्राएं दौरे से संबंधित क्वेश्चन है, बजट, बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड, खेल और नृत्य इत्यादि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। आपको भी मालूम होगा कि स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर का इसमें कितना ज़्यादा रोल रह रहा है। स्टैटिक जीके में ओलंपिक से और एशियाई खेलों से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मतलब स्पीकर से संबंधित क्वेश्चन था, तो मैं अनुच्छेद ले आया हूँ स्पीकर से संबंधित। तो स्पीकर का अनुच्छेद है 93। स्पीकर का अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 93 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? जो हम मेल भेजते हैं ना, तो उसके लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो उस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP। SMT की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से SMTP का प्रयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो साथियों ये क्या है? इसकी कंप्यूटर की जितने भी वो हैं फुल फॉर्म देख कर जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग में FTP का मुख्य रूप
मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहले तो एफटीपी की फुल फॉर्म देखते हैं। नेटवर्किंग में एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटरों के बीच फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में विश्वसनीय और कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करना। मतलब क्या है, ये नेट को यानी कि डाटा को या फाइलों को एक दूसरे की सिस्टम पर भेजता है। बहुत ही विश्वास्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 प्लस वर्षों के इंतजार के बाद स्वर्ण पदक का मतलब क्या है। तो ये है, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है कि 100 प्लस वर्षों के इंतजार के बाद स्वर्ण पदक का मतलब है कि 100 प्लस वर्षों के इंतजार के बाद स्वर्ण पदक का मतलब है अक्सर नीरज चोपड़ा से जुड़ा है। किससे? ये नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है, आप तो जानते होंगे। तो जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीता, जिससे 100 साल बाद लंबा इंतजार खत्म हुआ। मतलब 100 साल बाद क्या है, स्वर्ण पदक भारत के लिए भाला फेंक में किसने? नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। तो इससे क्वेश्चन था कि 100 प्लस वर्षों के इंतजार के बाद स्वर्ण पदक, इसका मतलब क्या है, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो महासंघ की स्थापना। खो खो महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो खो खो महासंघ की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। इसको शॉर्ट फॉर्म में KKFI बोला जाता है, जिसे पहले अखिल भारतीय खो खो मंडल के नाम से जाना जाता था। तो इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? अखिल भारतीय खो खो मंडल के नाम से जाना जाता था। और इसकी पहली प्रतियोगिता कब हुई थी? 1959 में हुई थी। भाई स्थापना कब हुई? 1955 में। और पहली जो प्रतियोगिता कब हुई थी? 1959 में आयोजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है, बस मैं इसका पूरा लेकर आ रहा हूँ जितना भी बनता है। जैसे एक्सेल में रो और कॉलम के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो जो एक्सेल है, एक्सेल में रो और कॉलम के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो उसके मिलन बिंदु को कहा गया है सेल कहा जाता है, जो डेटा डालने की सबसे छोटी इकाई है और इसका एक यूनिक एड्रेस जैसे A1 B2 होता है। ठीक है, ये सबसे डेटा डालने की क्या है, ये सबसे छोटी इकाई है सेल। मतलब जो आपने देखा होगा ना टेबल सी बनाते हैं उसमें, तो ये सबसे छोटी, ये पूछा है कॉलम और रो के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है। चलिए तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 10 क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में रकाबगंज गुरुद्वारा का दौरा किसने किया। तो 2025 में रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा किसने किया था। तो प्रमुख हस्तियों ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का दौरा किया, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी की यात्राओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ये मार्च की बात है, 2025 मार्च की। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जनवरी में प्रकाश वर्ष पर, और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन नवंबर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर ये क्या है, शामिल हुए थे, जहां उन्होंने मत्था टेका और प्रार्थना की। तो साथियों काफ़ी लोग एक साथ गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन, ये इतिहास का क्वेश्चन है कि कौन अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक हुआ था। तो इतिहास का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था, जो शक्तिशाली था। शक्तिशाली की बात हो रही है, शक्तिशाली था, लेकिन सबसे अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह के नाम से जाना जाता था। तो चलिए, तो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब, जिसका कार्यकाल 1658 से 1707 तक चला, जिनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपने विस्तार की चरम सीमा पर था। मतलब विस्तार अच्छा खासा किया था औरंगजेब ने। हालांकि उनकी नीतियों ने उनके विघटन की नींव भी रखी थी, जबकि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसका दूसरा नाम बहादुर द्वितीय
बहादुर शाह द्वितीय था, जो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किए गए थे और जिनके साथ मुगल वंश का अंत हो गया। तो मुगल वंश का अंत हुआ था, बहादुर शाह जफर क्या था, अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इससे क्या कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, कैसा भी बन सकता है, तो इसीलिए पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए आप। मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन, ये कंटक शोधन शब्द है, तो मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन शब्द का अर्थ क्या था तथा स्थापना कब हुई। तो कंटक शोधन जो शब्द है, जो न्यायालय, ये दंड न्यायालय थे जो राज्य और उसके व्यक्तियों या संघों के साथ संबंधों से संबंधित गंभीर अपराधों और विवादों का निपटारा करते थे। क्या ये न्यायालय यानी कि निपटारा करते थे विवादों का, और इन न्यायालयों का उद्देश्य राज्य और समाज के मार्ग से कांटों यानी कि कंटक को हटाना था। और मौर्य वंश के संस्थापक, हाँ कोई बता रहा था मौर्य वंश का संस्थापक भी आया था, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और किसने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, भाई कौटिल्य ने बनाया था। घनानंद को, घनानंद ने क्या है, कौटिल्य की भरी सभा में क्या कर दी थी, बेइज्जती कर दी थी, तो उसी का बदला लेकर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, जिन्होंने लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को उखाड़कर फेंक कर इस विशालकाय साम्राज्य की नींव रखी। चलिए घनानंद नंद वंश का संस्थापक था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम शासक था घनानंद, नंद वंश का संस्थापक तो महापद्मानंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली है। तो 2025 में श्री कमविंदर गुप्ता ने लद्दाख के तीसरे राज्यपाल यानी कि एलजी के रूप में शपथ ली है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कार्यभार संभाला। और इससे पहले ब्रिगेडियर, यो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा रिटायर का स्थान लिया, जो कि लद्दाख के दूसरे राज्यपाल थे। ठीक है, इससे पहले राज्यपाल कौन था, बीडी मिश्रा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक, हाँ एक पुस्तक का क्वेश्चन और आपको देखने को मिल जाता है हर शिफ्ट में लगभग। अगला क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर द महात्मा, पुस्तक का नाम क्या है, वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक कौन है। तो वेटिंग फॉर द महात्मा के पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक आर के नारायण। कौन है, आर के नारायण हैं, जो अपनी काल्पनिक मालगुडी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। और यह उपन्यास 1955 में प्रकाशित हुआ था। हाँ भाई, अगर इसकी पूछ ले कब प्रकाशित हुआ था, वेटिंग फॉर द महात्मा अगली शिफ्ट में पूछ सकता है, तो 1955 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें भारत के स्वतंत्र संग्राम को दिखाया गया है। इसमें क्या है, अगर पूछे कि इसमें क्या किसका विवरण है, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दिखाया गया है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित अनुच्छेद कौन सा है। तो ऑप्शन दिए थे साथियों उसमें, ऑप्शन तो उसमें से क्या है, अनुच्छेद कौन सा नहीं है, तो उसमें नहीं है, तो इसीलिए मैं ले आया कौन कौन से हैं, तो आप एक साथ देख लोगे। तो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद हैं, जिनमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 44 क्या है, अनुच्छेद 44 ग्राम पंचायत, और अनुच्छेद 43 क्या है, कुटीर उद्योग, और अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों का उत्थान, और अनुच्छेद क्या है 47 नशीले पदार्थों पर रोक, और क्या है अनुच्छेद 48 गौहत्या पर प्रतिबंध। तो ये महात्मा गांधी क्या है, विचारधाराएं, मतलब महात्मा गांधी के विचार रखे गए थे इन अनुच्छेदों में। ठीक है, 48 सबसे, चलो पहले 40, 43, 46 और 47 और 48। ठीक है, चलिए इनको देख लेना। तो इनमें से कोई सा एक नहीं था, तो वही आंसर था करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म का विस्तार बाहरी देशों में किस किस देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार। तो बौद्ध धर्म का विस्तार भारत से एशिया के विभिन्न देशों जैसे श्रीलंका में, म्यांमार में, और थाईलैंड में, कंबोडिया में, लाओस में, और वियतनाम में, और चीन, कोरिया, जापान तक फैला हुआ है। तो बौद्ध धर्म सब बहुत ज़्यादा देशों में है, देख लीजिए, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चीन, कोरिया, जापान।
तो इससे संबंधित था बौद्ध धर्म का विस्तार, देश, इससे रिलेटेड था, तो मैं सारे देश लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा में धन विधेयक, विधानमंडल में धन विधेयक की पुष्टि कौन करता है? तो विधानमंडल राज्य का होता है, तो मैं धन विधेयक की पुष्टि कौन करेगा? राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल की अनुमति के ही बिना क्या पुष्टि होती है, और संविधान सभा अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है, और यह धन विधेयक करता है कि यह धन विधेयक है। कौन बताता है? स्पीकर इसे प्रमाणित करता है राज्य का कि ये धन विधेयक है, जबकि मुख्यमंत्री या सरकार की सलाह पर राज्यपाल सहमति देते हैं। तो मुख्यमंत्री या सरकार की सलाह पर राज्यपाल अपने इसमें अनुमति देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? मौद्रिक नीति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, कौन? RBI। क्या? RBI। तो साथियों चलो मैं आपसे एक सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, RBI की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट में करके देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स से क्वेश्चन क्यों आया? चलो मैं वजह बताता हूँ। तो ब्रिक्स समूह में पूर्ण सदस्यों के रूप में कितने देश हैं? तो हम ज़्यादातर क्या पढ़ते थे कि ब्रिक्स में 5 देश हैं, लेकिन 5 देश नहीं है। अब ब्रिक्स में कितने? कुल 11 देश हो गए हैं। ब्रिक्स में 11 देश हो गए हैं। तो पहले तो ब्रिक्स की मैं फुल फॉर्म से बताऊंगा आपके लिए। बी है ब्रिक्स, तो बी से क्या है? ब्राज़ील, आर से क्या? रसिया, आई से क्या है? हमारा इंडिया, भारत, और सी से क्या है? चाइना, और एस से क्या है? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। और 2024-25 में शामिल हुए 6 नए सदस्य। तो ये 2024 और 25 में क्या 6 नए देश जुड़े हैं ब्रिक्स में। चलो बताता हूँ। मिस्र जुड़ा है, इथोपिया और ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और इंडोनेशिया। ये क्या है? 6 नए सदस्य देश और इसमें ऐड हो चुके हैं। अब टोटल 11 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थ योजना। तो भाई पार्थ योजना 2025 किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो पार्थ योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में शुरू की है, जिसे खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल में भर्ती करने के लिए तैयार करने हेतु लॉन्च किया गया। तो मतलब इस योजना का उद्देश्य क्या है? सेना में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में क्या है? भर्ती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, और उसकी जानकारी दी जाएगी, लाभ के बारे में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रो रेसलिंग लीग क्या है? प्रो रेसलिंग लीग की स्थापना का वर्ष क्या है? तो प्रो रेसलिंग लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। ये PWL की स्थापना 2015 में हुई थी, जिसे प्रोपर्टी 5 और भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा शुरू किया गया था। इसका पहला सत्र दिसंबर 2015 में आयोजित किया गया, जो भारत में कुश्ती को लोकप्रिय बनाने में सहायक रहा। तो ये कुश्ती के लिए था। ये प्रो रेसलिंग लीग कुश्ती को क्या है? ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये की गई थी स्थापना PWL की। तो देखो मोटा मोटा एक नज़र में देखेंगे कि पहले हम कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्टैटिक जीके में भी लगभग 10-12 क्वेश्चन आ रहा है। और सबसे ज़्यादा किससे आ रहा है? खेलों से 4-5 क्वेश्चन आ रहा है। कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और लेटेस्ट बुक से संबंधित और शब्दों से, खेलों के जो शब्द होते हैं ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। और साइंस का आ रहा है 1 क्वेश्चन आ रहा है मात्र। इकोनॉमिक्स के 5-6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के किसी शिफ्ट में 5 है, किसी में 8-9 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन, और अनुच्छेद से संबंधित 3-4 क्वेश्चन, भूगोल के और कंप्यूटर के शॉर्टकट की। चलिए तो हम क्या है, अब डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? जो
तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, कौन सा होता है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय एक पारंपरिक खेल है? तो ये तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू, भारत के तमिलनाडु राज्य का एक लोकप्रिय या पारंपरिक बैल बस में करने वाला खेल है जो पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है, पोंगल त्योहार के दौरान। और तमिल संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें प्रभावशाली बैलों को काबू करने की कोशिश की जाती है। तो साथियों मैंने बताया किससे, लोक नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, तो लोक नृत्य का एक क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लावड़ी भी है एक। लावड़ी मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है? ये भी लोक नृत्य लावड़ी। तो लावड़ी मालूम है आपके लिए कहाँ से है? महाराष्ट्र का है। तो लावड़ी मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ है और यह एक पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत शैली है जो अपनी तेज लय और शक्तिशाली पैरों की थिरकन और ढोलकी यानी कि ड्राम की थाप पर होने वाले प्रदर्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, लावड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाई भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला कौन सा राज्य है? आपके लिए मालूम होगा गोवा है। तो साथियों देखते रहना कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। आप भी कहोगे कि शायद आज मैं स्लॉट बुक में आज मैं अपना इस तारीख को डाल देता तो अच्छा रहता। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कोड के नाम से भी जाना जाता है इसे, यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है जो 27 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ। और जबकि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ही यूसीजी लागू था और उत्तराखंड यह कानून लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना। तो जो उत्तराखंड है ये क्या कानून लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का क्या है? उत्तराखंड है। लेकिन इसमें क्या है? गोवा है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पूछा है गोवा। चलिए ये तो सभी को मालूम है कि गोवा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। ये तो आपको भी मालूम होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी कि संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें लोकसभा का विश्वास बनाए रखना होता है। ठीक है, चलिए संविधान का क्वेश्चन हो गया ये पॉलिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब करंट अफेयर का कहें या इसका खेलों से संबंधित कहें, चलिए देखते हैं। 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो 1951 के खेलों में जो एशियाई खेलों में अपना स्वर्ण पदक जीता था वो तैराकी में जीता था। 1951 के एशियाई खेलों में यानी कि एशियाड में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक तैराकी स्विमिंग में जीता था, जिसे तैराक सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में हासिल किया। यह भारत के लिए पहला एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक था। तो भाई ये भारत के लिए पहला एशियाई खेलों के लिए क्या था? स्वर्ण पदक था। सचिन नाग ने ये क्या है? जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएस से संबंधित। तो बीएनएस क्या है? भारतीय नागरिक संहिता बीएनएस ने किस कानून की जगह ली है? तो बीएनएस ने किसकी जगह ली है? सीआरपीसी की। किसकी? सीआरपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है 1973 में। तो बीएनएस कब आया? 2023 में आया बीएनएस भारतीय नागरिक संहिता अलग है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अलग है ये। तो बीएनएस 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की जगह ली और यह एक आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए सुधार के लिए पुराने कानून सीआरपीसी 1973 तथा अन्य पुराने आधिकारिक कानून को बदलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेवर फुटबॉल मैच के नियमित समय में मानक अवधि कितनी होती है? तो पेशेवर जो फुटबॉल मैच की जो मानक नियमित समय होता है वो कितना होता है? 90 मिनट। कितना होता है? 90 मिनट।
पेशेवर फुटबॉल मैच की मानक अवधि 90 मिनट होती है, जिसे 45 मिनटों के 2 हिस्सों यानी कि हाफ में बांटा जाता है और बीच में लगभग 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता है। 15 टाइम का बीच में ब्रेक होता है, 45 मिनट एक एक टीम को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी खेल से संबंधित हो गया और ये भी आगे आ रहा है, ये भी खेल से संबंधित है। मैंने बताया था खेल के शब्द जो होते हैं, देखो ये शब्द है बैक स्ट्रोक। तैराकी में बैक स्ट्रोक का अर्थ क्या है? तो बैक स्ट्रोक का तैराकी में अर्थ होता है पीठ के बल। क्या होता है? पीठ के बल। बैक स्ट्रोक एक स्ट्रोक है जिसमें तैराक अपनी पीठ के बल लेटकर आसमान की तरफ देखते हुए तैरता है। आपने देखा हो ना, तैरते हैं जो ऊपर की ओर देखते हैं और पीछे को हाथ फेंकते जाते हैं, तो वही है जी, जिसमें एक हाथ बारी बारी से पानी के ऊपर आता है और दूसरा पानी में खींचा जाता है। साथ ही पैरों से लगातार फिल्टर किक मारी जाती है ना, किक मारते जाते हैं, और जिससे शरीर पानी में सीधा और क्षैतिज रहता है। ठीक है, चलिए बैक स्ट्रोक आ गया शब्द खेल से संबंधित। चलिए अब क्या पंचवर्षीय योजना से शुरू से ही आ रहा है। चलो ये भी क्वेश्चन आया है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। साथियों ये नहीं है कि क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हो, मतलब है क्वेश्चन जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित, तो मैं इसको लेकर आया हूँ। ये एकदम हूबहू तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन का जरूर हिस्सा जरूर है वहाँ के क्वेश्चन का। ठीक है, चलो देखते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था खदान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया। इस क्या है ये, चलो पंचवर्षीय योजना को प्राप्त करने हेतु कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो क्या दिया गया था? खदानों पर। किस पर? खदानों में तीसरी अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य, सत्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं, सत्रीय नृत्य है। तो सत्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो सत्रीय नृत्य ये असम से संबंधित है। किससे? असम से। सत्रीय नृत्य भारत के असम राज्य से संबंधित है, जो 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित एक शास्त्रीय नृत्य है। ये सत्रीय नृत्य भी एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का जनक या आदि गुरु माना जाता है? मतलब कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जनक पूछा है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जनक कौन है? सिद्धेंद्र योगी। कौन है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के जनक? सिद्धेंद्र योगी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के जनक या आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है, जिन्होंने 17वीं सदी में भक्ति आंदोलन के दौरान इस नृत्य नाटिका की रचना की। तो भाई इनके जनक भी पूछे, सिद्धेंद्र योगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद। ध्रुपद किस संगीत विद्या से संबंधित है? तो ध्रुपद किस संगीत विद्या से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत। ध्रुपद क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित गायन शैली है। क्या है? गायन शैली है, गायक है ये। ध्रुपद गायन में विद्या से संबंधित है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो साथियों अब समय ज़्यादा ना लेते हुए डायरेक्ट क्या है वन लाइनर में देखते हैं क्वेश्चन कैसे। देखो AQI का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछिए। फुल फॉर्म तो देखो साथियों कंप्यूटर की भी पूछी जा रही है और वैसे ही भी पूछी जा रही है। तो AIQ क्यों पूछा गया? क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो यही है एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्वाचन आयुक्त से संबंधित आया था। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। चलिए एक शिफ्ट में आया था, कैग से संबंधित आया था कि कौन से आर्टिकल में है, कैग से संबंधित। लेकिन आज की शिफ्ट में क्या आया कि वर्तमान में कैग कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो कौन है? संजय मूर्ति। और किस आर्टिकल में? 148 आर्टिकल में, 148 में। ठीक है, चलिए आगे है ग्लूकोज का पाइरूवेट में विभाजन कहाँ होता है?
तो जो ग्लूकोज का पाइरूवेट में विभाजन होता है कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधों द्वारा किस गैसों का अवशोषण किया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है, CO2 गैस को क्या है, पौधे अवशोषित करते हैं और उसको ऑक्सीजन को क्या है, बाहर छोड़ते हैं। चलिए तो CO2 हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड, अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, O2 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लद्दाख के राज्यपाल। भाई जब एक शिफ्ट में पूछा था कि तीसरी बार लद्दाख के तीसरी बार उपराज्यपाल कौन बने, LG कौन बने, और इसमें डायरेक्ट क्या पूछ लिया, उपराज्यपाल। तो साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बस एनालिसिस देखते रहिए, एक दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन। तो कौन है, कविंद्र गुप्ता हैं, ये तीसरी राज्यपाल बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो भाई DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो आप क्या सभी देख जाइए, सभी देख लो, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस से लिए गए। और ऐसे ही सारे याद कर लीजिए आप, ठीक है, अवधारणाएँ जो भी। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। देखिए अगर पूर्ण रूप से या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। लेकिन अंगीकृत पूछ ले, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कह दे अंगीकृत कब हुआ, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, मतलब जो भी भारत शासन अधिनियम थे वो लागू हो गए थे। मतलब आधा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2009 में ब्रिक्स नहीं है, 2009 तक ब्रिक था, BRIC, मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। ये साउथ अफ्रीका तो बाद में जुड़ा है जब ब्रिक्स होगा, ठीक है। तो 2009 में ब्रिक का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो भाई ये रूस में किया गया था। कहाँ पर, रूस में। कहाँ पर, येकातेरिनबर्ग में किया गया था पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ब्रिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और एक क्वेश्चन आया था कि 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं आया था तो और कुछ क्वेश्चन था, लेकिन अब बता रहा हूँ ब्रिक्स में टोटल अब 11 देश हो गए हैं, 5 नहीं रहे, 6 और ऐड हो गए हैं 2024-25 में। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही किसके नाम से होती हैं, किसके नाम पर की जाती है। तो आपको मालूम होगा जो भी सारे कार्य होते हैं हमारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, ठीक है। जो भी कार्य होंगे हमारे राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। भाई ये दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन हैं, तो ये मत सोचना कि शास्त्रीय नृत्य और ये इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। तो भाई दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन है, तो इसीलिए मिक्स क्वेश्चन है ये। चलिए कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। चलो कुचिपुड़ी की याद करने की ट्रिक बताऊंगा। कुचिपुड़ी जैसे क्या है, एक पूड़ी है, तो क्या है, कच्ची पूड़ी। भाई घर में कभी ये सोच लो, कभी एक टाइम हमारे कच्ची पूड़ी बनाई और हमें कच्ची पूड़ी खानी पड़ेगी, तो कच्ची पूड़ी आधी, हाँ आधी पूड़ी थी, वो क्या थी, आधी पूड़ी खाई गई तुम्हारे पर। कच्ची पूड़ी जब घर वालों ने बना दी तुम्हारे लिए तो आधी खाई गई, ज़्यादा नहीं खाई गई। तो आधी से आंध्र प्रदेश और पूड़ी से कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस गति को क्या कहते हैं। तो भाई इसको कहते हैं परिक्रमण काल। क्या कहते हैं, परिक्रमण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीषण सूखा और पाकिस्तान के साथ युद्ध किस पंचवर्षीय योजना की सफलता के मुख्य कारण थे। तो भाई जब भीषण सूखा और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो भाई उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है।
चलिए मुझे अब आप ये बताना, भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध हुआ था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध हुआ था, इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मुख्य रूप से किसके लाभ के लिए शुरू की गई? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था? इसको बोलते हैं ONORC। योजना मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए, प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लाभ के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लाभ के लिए शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नड़। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और मैं आपके लिए लास्ट में एक तुक्का मारने की ट्रिक भी अच्छी बताऊंगा। ठीक है, चलिए कन्नड़ लेखिका बानु मुश्ताक को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कन्नड़ लेखिका बानु मुश्ताक को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह है पुरस्कार लघु कहानी। पहले चलो पढ़ते हैं। कन्नड़ लेखिका बानु मुश्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह, कौन सी कहानी थी? हार्ड लैंप। क्या था? हार्ड लैंप इनकी क्या है? लघु कहानी संग्रह है। उसके लिए 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, क्या था इसका आंसर? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का से सम्मानित किया गया है। तो हार्ड लैंप इनकी क्या पुस्तक है? आगे पूछ सकता है इनकी पुस्तक क्या है किसी शिफ्ट में। तो इनकी हार्ड लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में मिला था। ठीक है साथियों, चलो पहले आपको एक रिव्यू में बताता हूँ मैं क्या क्या आ रहा है। देखो BNS की भारतीय न्याय संहिता के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन, और सार्क से संबंधित क्वेश्चन आया था, और मोती मस्जिद से संबंधित क्वेश्चन आया था, और शिव मित्रा स्कीम का एक क्वेश्चन आया था, और एक न्यूटन बराबर, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन था। चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। चलिए तो आज का थोड़ा, कल बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत मतलब नॉर्मल पेपर था कल का, बहुत ज़्यादा सरल था, और आज का थोड़ा मॉडरेट कर दिया है। चलिए 2025 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF के वर्तमान महानिर्देशक DG कौन है? तो 2025 तक जो CRPF के महानिदेशक यानी कि DG हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने जनवरी 2025 के पदभार संभाला, जनवरी 2025 में क्या है? पदभार संभाला है, और इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक रहेगा साथियों। ठीक है, तो इससे संबंधित सारे और बता देता हूँ मैं। असम मेघालय कैडर के 1991 बैच की कौन है? ये IPS अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान यानी कि फर्स्ट रैंक हासिल की है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने हासिल किया है। तो पहले स्थान पर कौन है? रैंक 1 पर स्विट्जरलैंड है। और लगातार यह 15वीं बार, जिसके बाद लगातार 15वीं बार आया है फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड, और जिसके बाद स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट की इंडिया और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। यानी कि भारत की अगर बात पूछी जाए तो भारत कौन से स्थान पर है? 38वें स्थान पर है भारत इनोवेशन इंडेक्स में ग्लोबल। अगर आपसे पूछ ले भारत का पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो भारत ने पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1966 में जीता था। तो साथियों देखो कितना पुराना क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? मॉडरेट ही कहेंगे। तो 1966 में भारत ने पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई स्वर्ण पदक जीता। 1966 बैंकॉक में एशियाई खेल बैंकॉक में हुए थे, ये पूछ ले। खैर इतना तो नहीं पूछना चाहिए, और इतना कौन याद करेगा 1966 का बैंकॉक में एशियाई खेल खेले गए थे 1966 में, जहां उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को 0-1 से हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भारत की बात है तो भारत के क्वेश्चन तो आ सकते हैं, कोई सेशन के हों। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे थे उसमें से, तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, और देखो कई हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
और राज्य महिला आयोग, ये क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसमें से एक संवैधानिक निकाय दे दिया होगा, वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो साथियों 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य? साथियों नृत्य के क्वेश्चन आ रहे हैं, पर क्या हो रहा है, नृत्य के घुमा फिर के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सादा डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, सरल क्वेश्चन, तो उनको क्या घुमा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लकड़ी के डंडों का उपयोग करके किया जाता है और कृष्ण लीला के विषय पर आधारित है? तो भाई लकड़ी के डंडों का प्रयोग करके कौन सा खेल खेला जाता है? तो ये खेला जाता है डांडिया रास खेला जाता है, कृष्ण लीला के विषय पर आधारित है। और डांडिया कहाँ पर है? गुजरात और राजस्थान के ब्रज क्षेत्र से जुड़ा है, तो गुजरात ज़्यादातर आता है, गुजरात में डांडिया खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों भगवान से संबंधित भी 2-3 क्वेश्चन दे दिए कि भगवान शिव को समर्पित कौन सा प्रमुख हिंदू त्यौहार हर साल फाल्गुन यानी कि फरवरी मार्च में कृष्ण पक्ष की 14वीं रात यानी कृष्ण पक्ष चतुर्थी या चतुर्दशी को मनाया जाता है? तो ये कौन सा मनाया जाता है? महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का क्वेश्चन आ गया। महाशिवरात्रि और दूध जल बेल पत्थर आदि चढ़ाकर शिव और पार्वती के विवाह और उनके तांडव नृत्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है इसी से संबंधित। देव पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन को समर्पित कौन सा हिंदू त्यौहार है जिसमें महिलाएं वैवाहिक सुख के लिए व्रत और प्रार्थना करती हैं? तो महिलाएं क्या है, वैवाहिक सुख के लिए क्या करती हैं? व्रत और प्रार्थना करती हैं। तो उसको त्यौहार को क्या कहा जाता है? हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन को समर्पित और वैवाहिक सुख के लिए महिलाएं जिस त्यौहार पर व्रत पूजन करती हैं वह मुख्य रूप से हरितालिका तीज या हरियाली तीज या कजरी तीज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कजरी तीज या हरियाली तीज या हरितालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 में 33 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2007 में 33 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? गुवाहाटी असम में। ये 33वें है साथियों, 33 राष्ट्रीय खेल तो एक साथ नहीं खेले जाते, एक ही खेल होता है। तो 33वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी में किया गया। हाँ साथियों, अब बताऊँ मैं कि क्वेश्चन बेशक कितना भी पुराना हो, पर लेकिन अगर ज़्यादा पुराना आएगा करंट अफेयर में तो भारत से संबंधित ही होगा। जैसे भारत की से संबंधित भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय खेल हुए, ओलंपिक या जितने भी जो भी भारत में खेल हुए वो सब आप देख जाइए एक बार। तो ये कब हुआ था? 9 फरवरी से 18 फरवरी 2007 तक चले और भारतीय सेना की टीम ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था इसमें। तो बताइए, तो इसमें क्या है? पहला स्थान भी हासिल किया था भारत ने, तो इसीलिए तो भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पुराना है काफ़ी, 2007 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत सरल ही दे दिए कि दिसंबर 2025 तक दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी को मालूम होगा कौन है, रेखा गुप्ता। दिसंबर 2025 तक की अपडेट है और दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, जिन्होंने फरवरी 2025 में पदभार संभाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है? तो साथियों काली मिट्टी आपके लिए मालूम होगा कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होती है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मिट्टी नमी को अच्छी तरह रोकती है, जिससे कपास के रेशे बेहतर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया? तो शिक्षा को 42वें
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो भारत में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। कौन सा निकाय है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। भारत में एथलेटिक प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भारतीय एथलेटिक महासंघ जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। चलिए AFA के नाम से इसे जाना जाता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल। हाँ, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईमेल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ईमेल प्रोटोकॉल नियमों और मानकों का एक सेट है जो इंटरनेट पर ईमेल भेजने, प्राप्त करने, स्टोर करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिससे विभिन्न ईमेल क्लाइंट जैसे जीमेल, आउटलुक जैसे क्या है, ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, तो इनमें से क्या है, ईमेल या कोई एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर में पूछा है मास्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो मास्टर डॉक्यूमेंट एक मुख्य फाइल होती है जो बड़े और जटिल दस्तावेजों जैसे किताब, रिपोर्ट को व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो क्या है, एक जो बड़े जटिल दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए क्या है, इस्तेमाल की जाता है, क्या, मास्टर डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाँ भाई, एक्सेल से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। भाई शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए सबसे आम और सीधा शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Alt+V। Ctrl+Alt+V जो तुरंत विकल्पों के साथ डायलॉग बॉक्स को खोल देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या वेब ब्राउज़र। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउज़र से संबंधित क्वेश्चन थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता हूँ मैं आपके लिए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड और लाइनक्स, iOS, ये क्या है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जबकि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है साथियों, तो वेब ब्राउज़र से पूछा हो क्वेश्चन कि वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, तो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी और ओपेरा, ये सब क्या है, ब्राउज़र हैं। और विंडो क्या है, विंडो, एंड्रॉयड, लाइनक्स, iOS, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ साथियों, खेल से संबंधित और क्वेश्चन आ रहा है। कैसा क्वेश्चन कि एक खेल का शब्द दे देगा और ये पूछेगा ये शब्द किससे है। तो शॉट क्लॉक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो शॉट क्लॉक किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल से। यह मुख्य रूप से बास्केटबॉल से संबंधित है, जहां एक टाइम में जो एक टीम को गेंद पर कब्जा करने के बाद एक निश्चित समय, आमतौर पर 24 सेकंड के भीतर शूट करने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, चलिए तो जो भी शब्द हैं खेल से संबंधित शब्दावली, उनको सभी को देख कर जाइए। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको। चलिए आगे है PM युवा 2.2। PM युवा 2.2 के तहत फरवरी 2025 में कितनी नई पुस्तकें लॉन्च की गई। तो PM युवा 2.0 योजना के तहत फरवरी 2025 में कितनी पुस्तकों का विमोचन हुआ, 41 पुस्तकों का। तो 41 नई पुस्तकों लॉन्च की गई हैं, जिनका विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 में किया था। तो कब हुआ था, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगा था, जब ये 41 पुस्तकों का विमोचन किया था शिक्षा मंत्री ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा देता है अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट या अनुच्छेद 19 का ए या अनुच्छेद 19 का क्या है, नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मौलिक अधिकार है ये हमारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के कई क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के पास किसी से संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र हैं। तो मतलब 226 हाई कोर्ट में हम 226 के द्वारा कौन कौन सी रिट दायर कर सकते हैं? हम 5 रिट दायर कर सकते हैं। कितनी रिट दायर कर सकते हैं? 5 रिट दायर कर सकते हैं। 5 रिट कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इनमें से 3 ऑप्शन दिए होंगे, एक क्या है नहीं दिया होगा, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रिट दायर कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपति के पिता के रूप में सबको मालूम होगा, मोहनचंद करमचंद गांधी को जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनचंद नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिल्ली से क्यों क्वेश्चन आ रहा है? दिल्ली से क्वेश्चन ज़्यादा कुछ तो इसलिए आ रहा है कि वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है। चलो, 2023 में दिल्ली एनसीआर में कई तेज झटके महसूस किए गए। इस वर्ष के दौरान महसूस किए गए प्रमुख भूकंपों 6.0 तीव्रता से ऊपर का केंद्र किस देश में था? तो भाई इसका जो झटके देखे गए हैं, तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ पर था? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। 2023 में दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए तेज भूकंपों 6.0 तीव्रता से ऊपर के मुख्य केंद्र के रूप में नेपाल और अफगानिस्तान थे। कौन थे? नेपाल और अफगानिस्तान थे। यहाँ पर ज़्यादा इसके भूकंप के मेन बिंदु था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना कार्यरत तेल शोधक केंद्र। तो साथियों, ये तो मालूम ही होगा आपको, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कार्य कौन सा है? तो ये असम का डिगबोई। कौन सा? असम का डिगबोई भारत का सबसे पुराना कार्यरत तेल शोधक केंद्र है। असम के डिगबोई में स्थित है, जो 1901 में चालू हुआ था और आज भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC द्वारा संचालित है और यह एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। तो भाई सबसे पुरानी रिफाइनरी है, आज भी कार्यरत है ये। ठीक है, असम के डिगबोई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति क्या है? ऐसे क्वेश्चन आया था, राजकोषीय नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति से संबंधित आया था। तो राजकोषीय नीति क्या है? तो यह सरकार की वह आर्थिक नीति है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकसित करने के लिए सरकार अपनी खर्च, कर, कर्ज के स्तर को नियंत्रित करती है। तो सरकार क्या करती है? इसमें अपने खर्चा को, टैक्स को और कर को क्या नियंत्रण बनाए रखती है, राजकोषीय नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक से। हाँ साथियों, पुस्तक का एक क्वेश्चन आ रहा है कि लाइफ ऑफ पाई। क्या है पुस्तक का नाम? लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई। तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के उपन्यास लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई के उपन्यास के लेखक कौन है? यान मार्टेल। कौन है? यान मार्टेल। कहाँ के? ये कनाडा के। कहाँ के? ये कनाडा के लेखक हैं। और यह उपन्यास उन्होंने 2002 में मैन बुकर पुरस्कार भी इनके लिए मिला है। इनके लिए क्या मिला? 2002 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो बहुत फेमस पुस्तक है ये। तो फेमस पुस्तक जितनी भी है सभी आप देख जाइए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बाजार के संदर्भ में फ्रैक्टल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रैक्टल थ्योरी का वित्तीय बाजार के संदर्भ में प्रतिपादन किसने किया? तो यह फ्रैक्टल थ्योरी के प्रतिपादन के मुख्य योगदान गणितज्ञ बेनोइट मेंडलब्रॉट। कौन है? बेनोइट मेंडलब्रॉट हैं। ये क्या, इन्होंने क्या प्रतिपादन किया था फ्रैक्टल थ्योरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एशियन हॉकी महासंघ से संबंधित क्वेश्चन है। तो एशियन हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियन हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? और सार्क का बता दिया, सार्क का काठमांडू है मुख्यालय। और सार्क की स्थापना देख लेना आप। तो एशियन हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर। कहाँ पर है? कुआलालंपुर। कहाँ पर है? मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया, जो एशिया में फील्ड हॉकी के खेल का संचालन करने वाली प्रमुख संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के संबंध में। तो साथियों, सार्क की स्थापना मुझे बतानी है आपको। किसकी? सार्क की। मैंने आपको मुख्यालय बता दिया कहाँ पर है, काठमांडू में। और सार्क की स्थापना मुझे कमेंट में बताना। चलिए, तो एशियाई हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AHF बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई
प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो शुष्क मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पश्चिमी भागों में। कहाँ पर? पश्चिमी भागों में, जैसे कि राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में क्या है, और गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है, जो थार रेगिस्तान के विस्तार के कारण है। ठीक है, शुष्क मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन राज्यों में पाई जाती है। तो इनसे संबंधित होगा एक ऑप्शन अलग भिन्न, जैसे कि उड़ीसा, महाराष्ट्र ऐसा दे दिया हो, वही क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो सूर्य के चारों ओर सबसे पहले कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? तो सूर्य के चारों ओर सबसे पहले ग्रह कौन सा चक्कर लगाता है? बुध। जो सबसे छोटा ग्रह होगा वही सबसे पहले चक्कर लगाएगा। तो सूर्य के चारों ओर सबसे पहले बुध ग्रह चक्कर लगाता है, या सूर्य के सबसे निकट भी है और सबसे तेज़ परिक्रमा करता है, और जिसे पूरा करने में 88 दिन लगते हैं। 88 दिन पृथ्वी लगते हैं, तो 88 दिन लगते हैं इसे पृथ्वी के 88 दिन के बराबर लगते हैं, तो इसका बुध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है? तो ऐसे क्वेश्चन आया था। तो भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 19 से 22 वाला क्या था हमारा? करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 19 से 22 वाला करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 19 से 22 में देखते हैं हम क्या क्या है। देखो अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए 2 संधि के संबंध में संरक्षण। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन सी है? अनुच्छेद 21 में। और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा कौन सी अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। तो साथियों देखो, अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 32 तक तो सारे रट लो। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद 40 से लेकर 51 तक सारे रट लो। 51 का तक सारे रट लो। ठीक है, एकदम रट जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत लागत क्या है? तो सीमांत लागत क्या है? सीमांत लागत किसी उत्पाद या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई बनाने में लगने वाली अतिरिक्त लागत है। तो सीमांत लागत क्या है? किसी उत्पाद या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई बनाने में लगने वाली अतिरिक्त लागत ही क्या है? सीमांत लागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्बलपुरी, ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। सम्बलपुरी भारत के किस राज्य से संबंधित है? सम्बलपुरी किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। सम्बलपुरी भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जहाँ के लोग सम्बलपुरी भाषा भी बोलते हैं। तो उड़ीसा में बोली जाती है सम्बलपुरी भाषा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सम्बलपुरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। साथ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 के तहत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी RMP को बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी होगी? तो मतलब जो बलात्कार पीड़िता होगी उसकी चिकित्सा रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर जांच अधिकारी को भेजनी होगी? तो ये 7 दिनों के अंदर। कितने? 7 डेज के अंदर जांच अधिकारी यानी कि IO को भेजनी होगी, ताकि इसे मजिस्ट्रेट को भेजा जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़िता को तुरंत और उचित न्याय मिले, मतलब जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके। इसीलिए 7 दिन के अंदर रिपोर्ट अधिकारी को भेजनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन 4 दिए थे। चलिए आंसर इसका होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जो मानव विकास रिपोर्ट के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर देशों के प्रगति को मापता है और दुनिया भर में मानव विकास के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, तो कौन सी संस्था जारी करती है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का क्वेश्चन है कि श्री जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? पुरी, उड़ीसा में। ये पुरी है कहाँ पर? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल और 4 धामों में से एक है, जो भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो आपने भी अच्छे से सुना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है नृत्य से संबंधित है। नृत्य के साथियों सरल सरल क्वेश्चन तो शुरुआत में ही पूछ लिए, अब थोड़ा हटके पूछे जा रहे हैं, घुमाकर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेहदी खलम, बेहदी खलम किस राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक उत्सव या नृत्य है? तो क्या ये उत्सव है या नृत्य है? चलिए देखते हैं। मेघालय राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक उत्सव और नृत्य है, मतलब ये उत्सव भी है नृत्य भी है, जिसे जयंतिया जनजातियों के पनार समुदाय द्वारा बुवाई के बाद जुलाई के महीने में अच्छी फसल और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। जब ये कौन सी जनजाति है? जयंतिया जनजाति क्या है? जब बुवाई होती है और अच्छी फसल होती है, बुवाई के बाद जो जुलाई में अच्छी फसल होती है और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए ये बेहदी खलम उत्सव मनाया जाता है डांस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ये बेहदी खलम पढ़ा तो हमने भी नहीं है, मालूम ना कहाँ से पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस श्रेणी के पदक सबसे अधिक जीते थे? ये 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आप जानते होंगे। तो भारत ने कांस्य पदक सबसे अधिक जीते थे, कुल 20 कांस्य पदक के साथ, जबकि 15 स्वर्ण पदक जीते थे और 16 रजत पदक जीते थे। यानी कि ऑल ओवर की बात करी जाए तो 51 पदक जीते थे, 51, और दूसरे स्थान पर हमारा भारत इसमें रहा था। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। CGI से संबंधित क्वेश्चन है ये कि 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखो साथियों, अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जिसकी बात 52वें शपथ ली है, तो वर्तमान में तो भूषण रामकिशोर गवई हैं, और लेकिन पूछ कब लिया? पुराने पूछ लिए। तो 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इसमें करेक्ट आंसर था, ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी CGI के रूप में शपथ ली, और वे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के बाद इस पद पर आए। हाँ, इससे पहले कौन था? BY चंद्रचूड़ थे, और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हुआ, जिसके बाद न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 52वें CGI ने शपथ ली, और वर्तमान के वे ही पदाध्यक्ष थे, मतलब वर्तमान में 52वें CGI हैं रामकृष्ण गवई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो साथियों जितने भी मुख्य पद हैं, जैसे CGI केक से तो कई बार क्वेश्चन आ गया, 2-3 बार आ गया। चलिए तो ऐसे देख कर जाइए आप। वर्तमान में मंत्री कौन सा है ये भी देख लिए। सदीर अट्टम साथियों ये है तो सब जानते हैं सदीर अट्टम को, नृत्य को, लेकिन क्या है ये घुमा दिया है। चलिए, सदीर अट्टम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर अट्टम किसका है? भरतनाट्यम। किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम का। सदीर अट्टम भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, जो तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ। हाँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है, और पहले मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। तो ये देवदासियों द्वारा मनाया जाता था। भरतनाट्यम का ये पुराना नाम है सदीर अट्टम। तो साथियों पुराने नाम से भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए। बस घुमाना है, पूछेगा तो वही नृत्य से संबंधित जो पूछ रहा है लगातार, बस डीपली पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन है? तो साथ ही ये तो सभी को मालूम होगा, किसके द्वारा किस्त जो डाली जाती है खाते में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब डाली गई? 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में जारी की गई थी। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किस्त जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा से संबंधित है कि फरवरी 2025 में आयोजित हरियाणा की 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये 15वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक हुए थे, तो उसमें 2 दिवसीय क्या है एक बैठक हुई थी, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन थे?
तो मुख्य अतिथि थे इसमें नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। कौन थे? स्पीकर, हमारे स्पीकर थे, लोकसभा के स्पीकर ही होते हैं ओम बिरला। ओम बिरला थे जिन्होंने 14 फरवरी 2025 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो ये ओम बिरला जी स्पीकर के द्वारा क्या है, इसका उद्घाटन कराया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हटके है ना क्वेश्चन, थोड़ा सा एकदम हटके क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6 कंप्यूटर का क्वेश्चन है। IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। कितने? 128 बिट्स होते हैं, जो 32 बिट, जो IPv4 के 32 बिट्स की तुलना में बहुत अधिक पते प्रदान करते हैं। तो IPv अगर 4 पूछ ले, आपसे पूछ सकता है अगले किसी शिफ्ट में IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? तो ये 32 बिट्स होते हैं। और 6 में कितने? 128। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के साथ ही क्वेश्चन को क्या घुमा रहा है, संवैधानिक क्वेश्चनों को घुमाकर पूछ रहा है। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन होगा, इसमें 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई क्वेश्चन एक है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता करने का निर्देश देता है, और वर्तमान में पूरे देश में यह संहिता लागू है या नहीं है? तो ऐसे पूछा है। तो वर्तमान में पूरे देश में ये लागू नहीं है, समान नागरिक संहिता UCG। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का निर्देश देता है, जो विवाह, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों को धर्म से अलग करके एक समान कानून के तहत लाता है। ठीक है। चलिए, और ये अभी फ़िलहाल में कहाँ पर शुरू हुई है? उत्तराखंड में, हाल ही में उत्तराखंड में चालू हुई है। वैसे गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा ये लागू कर दी गई थी, गोवा में। चलिए सबसे पहले अगर पूछ लेता है, सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? गोवा में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप पुरुष कहाँ आयोजित की गई थी? तो भारत की जो पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप थी वो पुरुषों वाली कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की थी विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। जिन्होंने जिसमें बॉम्बे टीम ने यह खिताब जीता था। तो खिताब किसने जीता था? बॉम्बे टीम ने। और 1959-60 में ये प्रतियोगिता हुई थी। चलिए तो साथियों देखो कितना पुराना क्वेश्चन पूछ लिया। शायद मुझे नहीं लगता कि 5% लोगों को भी ये याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? यह लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में या एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यीस्ट और पौधों में होता है। साथ ही थोड़ी मात्रा में ऊर्जा यानी ATP भी बनती है। तो अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? CO2 और एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये सिख धर्म से क्वेश्चन आ गया आज, कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना आपको मालूम होगा, खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। और सन 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। तो साथियों थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ रह रहे हैं तो बच्चों की आवाज़ आ जाती है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में हुई थी इसकी स्थापना, 10वें गुरु खालसा पंथ की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हॉकी में अयोग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? मतलब अगर कोई भी खिलाड़ी हॉकी के खेल में अगर अयोग्य घोषित हो जाएगा तो किस बात पर होगा? तो
खेल से बाहर निकलने के लिए लाल कार्ड, क्या है, रेड कार्ड का उपयोग किया जाता है। यह सबसे गंभीर पेनल्टी है जिसके बाद खिलाड़ी मैच में वापस नहीं आ सकता और टीम को एक खिलाड़ी कम के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रेड कार्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा रेड कार्ड इसका। ऐसे ही इसमें आते रेड कार्ड, येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड। चलिए, तो गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को अभी फ़िलहाल मनाया गया था। तो गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1675 ईस्वी में मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली की चांदनी चौक पर क्या है, फांसी दे दी थी गुरु तेग बहादुर को, औरंगजेब ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिस्ट्री के साथियों एक या दो क्वेश्चन मिलेगा, बस एक मिल जाएगा कहीं का, एक दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेयर शब्द। मैंने आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि एक शब्दावली अवश्य आ रही है हर पेपर में कि ये वाला शब्द किससे संबंधित है। तो स्पेयर शब्द, स्पेयर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्पेयर शब्द किससे संबंधित है? बॉलिंग से संबंधित है, बॉलिंग खेल से संबंधित है, जहाँ इसका मतलब होता है पहले थ्रो में बचे हुए एक या एक से ज़्यादा पिन को दूसरे थ्रो में गिराना। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? बॉलिंग से। बॉलिंग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई 2005 में मालूम होगा आपको लागू हुई थी, किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया? तो आरटीआई जब लागू हुई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, ये उस समय राष्ट्रपति थे। तो 15 जून 2005 को अपनी सहमति दी थी, जिसके बाद यह कानून संसद द्वारा पारित होकर 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हो गया था। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 को क्या है, लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गांधारी। गांधारी का पात्र। तो गांधारी का पात्र लोक नृत्य है। तो गांधारी का पात्र निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक लोकप्रिय विषय है? तो गांधारी का पात्र मुख्य रूप से कथकली और कथक, क्या है, कथकली और कथक जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों का एक लोकप्रिय विषय है, क्योंकि ये नृत्य महाभारत और रामायण की कहानियों पर आधारित है। जो ये कथक और नृत्य हैं किस पर आधारित है? ये महाभारत और रामायण की कहानियों पर आधारित है। तो गांधार के क्या है, दो प्रमुख गांधारी के पात्र के दो प्रमुख रूप हैं, कथकली और कथक। तो इसमें से एक आंसर होगा कोई सा भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहास का दूसरा क्वेश्चन है, ये शायद दूसरी शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का होगा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई उसके बाद कौन आया था? तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी। अगर पूछ लिया आपसे कब हुई थी, के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज को तात्कालिक उत्तराधिकारी बनाया गया। रुकनुद्दीन फिरोज क्या था? एक क्या है, बहुत ही लेजी शासक था, आलसी शासक था। तो इस पर शासक नहीं चला गया, इसकी माँ चलाती थी शासन। चलिए रुकनुद्दीन फिरोज क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? साथियों कितना इजी क्वेश्चन है। सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। सन क्या है? एक तारा है, तारा। तो ये तो वैज्ञानिकों ने अब सिद्ध कर दिया है। उस समय तो हम हंस रहे हैं, इतना सरल समझ रहे हैं, तो उस समय तो वैज्ञानिक भी इसमें कन्फ्यूज थे कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में बताते थे कि तारा बताते थे कोई वैज्ञानिक। तो चलो अब तो हमें मालूम पड़ गया। तो कौन है सौरमंडल के केंद्र में स्थित? सूर्य। सूर्य जो कि एक तारा है और अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल से ग्रहों जैसे पृथ्वी और जैसे ग्रह निरह बुध बृहस्पति अरुण वरुण और बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं और अन्य सभी खगोलीय पिंडों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। तो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, एक दूसरे के भी चक्कर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
तो भाई राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, जो अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत एक अधिपत्र द्वारा यह कार्य करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राष्ट्रपति के चरणों कमल के द्वारा ये क्या है, नियुक्ति इनकी होती है। चलिए, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रतिक्रिया का नियम, साइंस का क्वेश्चन है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको भी मालूम होगा। गति का कौन सा नियम है? गति का तीसरा नियम है। तो किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने, जो न्यूटन के नियम है सारे ये। तो आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ही उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का आपको नियम मालूम होगा। तो कौन सा नियम है? थर्ड लॉ, तीसरा नियम है थर्ड लॉ। चलिए, और दूसरा क्या है? बल वाला नियम है। दूसरा बल से संबंधित है, पहला क्या है? जड़त्व से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान अनुच्छेद 123 में क्या है? तो भारत के संविधान 123 में क्या है? राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब राष्ट्रपति को क्या है? अध्यादेश जारी करना है जब संसद का अवकाश हो। चलिए, अध्यादेश की जारी करने की शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो भारत के वित्त मंत्री थे उस समय। तो भारत के वित्त मंत्री थे, इन्होंने देश को गंभीर आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सी भूमिका निभाई थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने देश को गंभीर आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सी भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने क्या है? आर्थिक सुधारों, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, ये क्या है? इसके करेक्ट आंसर है। इसमें से नहीं पूछा होगा, एक ऑप्शन दे दिया होगा, वो उसका क्या होगा? गलत आंसर होगा। चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, रुके रहना, अभी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1 जनवरी कब हुआ था? 26 जनवरी, 1 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तब इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो भाई उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी, और जो इस समय संशोधन होकर क्या हो गया? लगभग 470 या 470 या 490 या 495 के आसपास हैं। 470, लगभग 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 22 भाग हैं। 25 क्या, वो 12 क्या है? अनुसूची है। चलिए, तो भारत रत्न से संबंधित सारे क्वेश्चन देख जाइए आप। भारत रत्न। और दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय खेलों से संबंधित। राष्ट्रीय खेल भारत में कब हुए? राष्ट्रीय खेल से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में कब हुए, और भारत में जब हुए तो उस समय कितने कुल पदक जीते? कुल पदक और स्वर्ण पदक ये पूछे जा रहे हैं। चलिए, अब पॉइंट नंबर 3 पर देखते हैं हम। विधि अधिकारी मतलब सर्वोच्च विधि अधिकारी से संबंधित था, लेकिन केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी या राज्य सरकार की सर्वोच्च विधि अधिकारी? तो मैं केंद्र के लिए बता दूं, केंद्र के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में आते हैं। और राज्य की बात करें तो राज्य में 165 165 में राज्य का विधि अधिकारी आता है। चलिए, और अनुच्छेद और भी आए थे अनुच्छेद से संबंधित। तो अनुच्छेद 25 से, आर्टिकल 25 से 32 के बीच में आया था एक आर्टिकल, 25 से 32 के बीच में एक आर्टिकल आया था। तो मैं अभी आपको बताऊं, आर्टिकल 1 से लेकर 32 तक आप सब सारे आर्टिकल देख जाइए। आर्टिकल 1 से 32 तक सारे आर्टिकल देख जाइए। चलिए, जी के जीएस का पोर्शन पूरा हो गया। हाँ, इसको आज हार्ड बताएंगे। क्या? मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट एकदम जी के जीएस आई थी। चलिए, और हाँ साथियों, पंचवर्षीय योजना आ रही है। पंचवर्षीय योजना और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन आया था आज। चलिए, नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट आते हैं हम
रीजनिंग पर, किस पर, रीजनिंग पर आज के पेपर में रीजनिंग। तो साथियों रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन क्या है, थोड़े मॉडरेट पूछे जा रहे हैं, मात्र 3-4 क्वेश्चन, और जो इजी हैं एकदम इजी, हलवा बता रहे हैं इन्हें, इजी हैं, जो इजी हैं 21 से 22 क्वेश्चन, 21 से 22 क्वेश्चन एकदम इजी हैं, कोई भी कर लेगा उसमें। 4-5 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आ रहा है। और चलिए अब रीजनिंग के बाद हम देखते हैं रीजनिंग के, हाँ सरल क्वेश्चन है 21-22 क्वेश्चन एकदम बहुत ही नॉर्मल हलवा। चलिए अब देखते हैं मैथ में, मैथ में क्या आ रहा है, मैथ। चलिए मैथ में है एक क्वेश्चन पिरामिड का आया था, पिरामिड, एक क्वेश्चन पिरामिड का आया था आज। और 2D 3D के आप देख जाइए, 2D 3D में क्या देखना है, 2D 3D में मात्र फॉर्मूले देख जाइए आप, फॉर्मूले बेस क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूले बेस क्वेश्चन आ रहा है, सारे फॉर्मूले याद कर जाइए जो भी 2D 3D के हैं। और बाकी के 13-14 क्वेश्चन, 13 से 14 क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन एकदम ही नॉर्मल हलवा, जिसे हलवा बता रहे हैं लड़के, हलवा, ठीक है। और चलिए तो ये मैथ का हो गया एकदम, एक पिरामिड का क्वेश्चन, या किसी में ज्यामिति से संबंधित पूछ लेता है, किसी शिफ्ट में, और 2D 3D 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम किस पर, कंप्यूटर पर आते हैं। चलिए कंप्यूटर को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एकदम, देखो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर फर्स्ट नंबर पर MS एक्सेल, क्या MS एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। और सेकंड नंबर पर MS वर्ड, इनके तो ज़्यादा क्रेज है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा क्रेज है, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS ऑफिस, ठीक है। तो आज MS एक्सेल और MS वर्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और हाँ पॉइंट नंबर 3 है, कोई भी आज शॉर्टकट की नहीं पूछी गई, कोई भी आज शॉर्टकट की नहीं पूछी गई आज की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। चलिए और क्या आ गया कंप्यूटर में, शॉर्टकट ही हो गई, हाँ विधि अधिकारी बता दिया शॉर्टकट की, हाँ ठीक है साथियों। तो यही है, शॉर्टकट की नहीं पूछी गई कोई भी, MS एक्सेल और MS वर्ड से संबंधित। और इसमें लिख रहा होगा सारा सब कुछ, कंप्यूटर में एक्सेल, संविधान में सर्वोच्च विधि अधिकारी, कंप्यूटर खिलाड़ियों भारत रत्न, ठीक है। तो साथियों आज का पेपर का जो हम बताएंगे टोटल इजी टू मॉडरेट, सरल से कठिन की तरफ, साथियों। और साथियों अगर आपके लिए जैसे कि उस दिन BNS से संबंधित 3-4 क्वेश्चन थे, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित 3-4 क्वेश्चन थे, और पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर इनकी स्पेशली वीडियो आप चाहते हो कि सारी पंचवर्षीय योजना की एक ही वीडियो में ख़त्म कर दी जाए, शास्त्रीय नृत्य एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए जाएँ, तो अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत। और जो भी नए साथी है सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस में ऐसे ही आपको एकदम एक्यूरेट 100% एक्यूरेट कराऊंगा। जय हिंद।